हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन की यूनिट फर्स्ट भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता का लेसन सेकंड धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ क्या है। धर्म निरपेक्षता मतलब धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, यही धर्मनिरपेक्ष होता है। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण बताती हूँ जो इसमें भी दे रखा है कि मान लीजिए आप हिंदू या मुसलमान जो भी कोई धर्म के हैं, तो आप रहने गए हैं अमेरिका में, लेकिन आपको वहाँ पर कोई भी किराए का मकान देने को तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप उनके धर्म के नहीं हैं, आप ईसाई नहीं हैं, आप हिंदू या मुसलमान हैं। तो जब ऐसा आपके साथ होगा भेदभाव, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? और जब आपको गुस्सा आएगा तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि आप उनसे बदला लोगे, आप उनसे बोलोगे कि हमारे भारत में हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो ईसाइयों के साथ भी ये व्यवहार होना चाहिए। और दूसरा ये कि आप ये सोच बना लो कि किसी के साथ भी जैसा हमारे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो, ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसे कुछ सिद्धांत नियम होने चाहिए। तो ये जो सोच है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसी सोच को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और धर्म के आधार पर ये जो भेदभाव होता है, ये तभी होता है जब कोई भी राज्य किसी एक धर्म को ही सबसे ऊंचा मान ले, किसी एक धर्म को ही सर्वोपरि मान ले और उसी के आधार पर सारे नियम कानून बने। तो जब ऐसा होगा तो धर्म के आधार पर पक्षपात होगा और इसे ही धर्मनिरपेक्षता कही जाएगी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका असली मतलब क्या है। अब आगे देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है। अभी इसमें विस्तार से बताया गया है अच्छी तरह कि सैद्धांतिक रूप से ये होता क्या है। देखिए, ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हैं और ईसाई सिख ये कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की ही चलेगी या उन्हीं के धर्म के आधार पर सारी चीज़ें चलेंगी। तो इस चीज़ से ये हमारी रक्षा करता है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। मतलब कोई भी अपने धर्म के हिसाब से जो भी कोई कार्य करना चाहता है वो कर सकता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति बनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। मतलब धर्म को राज्य से अलग रखने का मतलब ये है कि राज्य किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। राज्य में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए राज्य अलग है और धर्म अलग है। आगे देखिए, यही पॉइंट है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों ज़रूरी है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना। राज्य से अलग रखने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स से उसको दूर रखना। मतलब राज्य सत्ता अलग होनी चाहिए और धर्म अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर राज सत्ता में वो धर्म आ गया तो फिर जाहिर सी बात है पक्षपात हो गई। एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करने, उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। मान लीजिए कि किसी राज्य में कोई एक धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो वो जो ज़्यादा लोग हैं वो कम लोगों के जो कम लोग हैं जिस धर्म के, उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती उनको दूसरा धर्म अपनाने के लिए कह सकता है। उनसे ज़बरदस्ती अपने जो धर्म के रीति रिवाज हैं उनको अपनाने के लिए कह सकता है और उन पर दबाव बना सकता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
और धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। धार्मिक चुनाव की रक्षा करने का मतलब है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने, दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित ये प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं तो आप आसानी से इस प्रथा को बदल नहीं सकते। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये है कि अगर सरकार इन ऐसे लोगों के हाथ में है जो छुआछूत को मानते हैं, रीति रिवाजों को मानते हैं सिर्फ अपने धर्म के, तो फिर उनसे पीछा छुड़ा पाना मुश्किल नहीं है। इसीलिए ही संविधान में धर्मनिरपेक्षता कही गई थी। धर्मनिरपेक्षता भी संविधान का एक भाग है। आगे देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या क्या बातें हैं वो देखें। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। बिल्कुल सही है कि कोई एक धर्म का व्यक्ति है वो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को दबा नहीं सकता, ना उसको कह सकता है कि तू मेरा धर्म अपना। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। कुछ लोग होते हैं जो अपने ही धर्म के जो लोग हैं उन्हें वो उन पर भी खुद की बातें मनवाने के लिए उन पर दबाव डालते हैं। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म का समर्थन करता है। मतलब ये है कि भारत किसी भी एक धर्म को समर्थन नहीं करेगा और ना ही किसी सरकारी जगहों पर, जैसे सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ऑफिस हैं, तो ऐसी जगहों पर भी किसी भी खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा और ना ही कोई भेदभाव करेगा। आगे देखिए, संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके ज़रिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। आपने पिछले लेसन में पढ़ाई था कि 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो उन सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा हो तो धर्मनिरपेक्षता बनी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जबकि ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता से उसी से मिलती है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए, कि किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव ना करना, यही धर्मनिरपेक्षता है और इसे भारत में अपनाया गया है। संविधान में इसके बारे में लिखा भी गया है, ये संविधान की एक विशेषता है। तो बच्चों, हमारा एक लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पर आते हैं। तो बच्चों, अब हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड, संसद तथा कानूनों का निर्माण का लेसन फर्स्ट, हमें संसद क्यों चाहिए। देखिए, संसद तो आपको पता ही है कि क्या होता है। संसद के सदन अगर पूछें तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा ऊपरी सदन है। और अगर इसके अंग पूछें तो 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। और लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जो हम वोट देकर आते हैं, वयस्क मताधिकार होता है।
तो वो डायरेक्ट इन्हीं के लिए जाता है, तो वो उनसे ही फिर लोकसभा बनती है। और लोकसभा राज्यसभा इनके जो सदस्य हैं उन्हें सांसद कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। वो इसलिए क्योंकि जब लोकतंत्र है तो वहाँ पर लोगों की चलेगी, और लोगों की चलेगी तो वो अपना मताधिकार देंगे। जो मिला हुआ है, वैसे मताधिकार मिला हुआ है लोकतंत्र में, तो वो अपना मत देंगे। जब वो अपना मत देंगे तो किसे देंगे? सांसद को। इसीलिए, और सांसद कहाँ रहता है? संसद में। इसीलिए संसद हमारे लिए ज़रूरी है, और इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं आगे। देखिए, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ये तो आप सभी को पता ही है। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल दी। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। मतलब शुरुआत में जो विधायिकाएं थी तो उसमें सभी वयस्कों को ना तो वोट देने का अधिकार था और ना कोई निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का था अधिकार उनको। और जब लोगों को लगा कि हमारी भी इसमें हमारी भी सोच इसमें शामिल होनी चाहिए, हमारी भी बातें माननी चाहिए सरकार को, तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस तक हम बात पहुंचाएं और फिर वो हमारी बातें सरकार तक पहुंचाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपना लिया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि देश के सभी जो वयस्क हैं, 18 साल से अबव हैं, वो सभी नागरिक वोट देने का अधिकार रखते हैं। आगे हम देखेंगे लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति के विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चार स्वीकृति और लोगों की जिम्मेदारी, हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे मेन जो पॉइंट यही है लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना है, व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना है, और इसलिए ही वयस्क मताधिकार सिद्धांत अपनाया गया था। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। ये संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। और ये ही एक लोकतंत्रात्मक राज्य का सिद्धांत है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। आगे संसद की भूमिका हम देखेंगे कि हमारे राज्य में संसद की भूमिका क्या है। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसा कि बताया गया है, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं।
मतलब जो भी उम्मीदवार होता है वो किसी न किसी दल का सदस्य होता है। जब हम उसको वोट देंगे, जब वो जीतेगा तो हमारी जो भी बातें होंगी हम उस तक पहुंचाएंगे और वो संसद में लेकर जाएगा, और संसद में जो बातें होती है वो सरकार तक पहुंचती हैं। इस तरह से ये जो वयस्क मताधिकार है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है, और संसद की ये भूमिका है। देखिए, जब ये चुने जाते हैं उम्मीदवार तो, और जब ये जीत जाते हैं तो फिर इन्हें संसद सदस्य या फिर सांसद कहा जाता है, जिन्हें ही एमपी कहते हैं। इन सांसदों को मिलाकर ही संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्न काम करने पड़ते हैं। अब जब वो चुनाव जीत गई है और संसद में जब वो चले गए हैं तो उनको जब चुनाव हो गए हैं तो फिर उनको कुछ काम भी करने पड़ेंगे। देखिए क्या, पहला है राष्ट्र सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि कौन सा राजनीतिक दल के कितने सदस्य हैं। अगर कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 दल हैं, कोई भी, जैसे कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी 2 दल हैं, तो अगर कांग्रेस के पास ज़्यादा वोट हैं, बहुमत हैं, और बीजेपी के पास कम है, तो वो बीजेपी जो है वो उनका विरोध करेगा, और इसी वजह से उसे कहा जाएगा राजनीतिक दल, विपक्षी दल उसे कहा जाएगा। लोकसभा का सबसे ज़रूरी काम है कार्यपालिका का चुनाव करना। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। लोकसभा का जिसके पास सत्ता होती है लोकसभा में, वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। मतलब अगर प्रधानमंत्री के हाथ में सत्ता है तो ये नहीं है कि सिर्फ वो अकेला ही करेगा, वो उसको भी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो वहाँ पे जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि जो मंत्री हैं, उनको कुछ कुछ कार्य सौंप देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी सरकार है जो बहुत ज़रूरी है उसका आना, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिल पाया है, तो जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो दूसरे राजनीतिक दल, कई सारे दल मिलकर एक गठबंधन बना लेते हैं और इस मुद्दे पर वो चर्चा करते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत अहम भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव सीधे वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। राज्यसभा का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा में 543 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें 2 मनोनीत होते हैं, और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। जब कोई प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है, अगर वो उसे पास कर दे तो ज़रूरी है कि राज्यसभा भी उसे पास करे, नहीं तो वो प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है। संसद का दूसरा कार्य है सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। देखिए, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल आता है।
और ये एक बहुत ही ज़रूरी व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसद के ज़रिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। देखिए, संसद में एक सत्र होता है जिसे प्रश्नकाल कहते हैं। तो उसमें जो सांसद होते हैं वो अपनी बात अध्यक्ष तक पहुंचा सकते हैं, और जो वो बात है उनकी वो लोगों की ही है, क्योंकि लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है, और जो लोग कहेंगे वो ही सांसद बोलेंगे। और सांसद अगर अपनी बात कहना चाहता है तो वो प्रश्नकाल का समय होता है, उसमें वो अपनी बात सामने रख सकता है। और जब सांसद प्रश्न पूछेंगे तो सरकार एक्टिव रहेगी। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है, और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम होती है। संसद का तीसरा कार्य है कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं? देखिए, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए जैसे अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व था ही नहीं, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। मतलब ये है कि संसद में कोई भी कैसा भी व्यक्ति भाग ले सकता है। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है, और इसमें अगर सभी की हिस्सेदारी होगी तो इसमें एक बात भी होगी कि सभी के हित और अनुभव अलग अलग होंगे, सभी की सोच भी अलग होगी। तो इसी वजह से इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें तो अनुसूचित जातियों की, कुछ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है कि संसद में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग इनकी भी उचित हिस्सेदारी हो, और जिससे वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी में जो भी मुद्दे हैं उन पर वो अच्छी तरह कदम उठा सकें संसद में। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि संसद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसमें कौन कौन बैठता है और वो क्या काम करते हैं, वो कहाँ की बात कहाँ पहुँचाते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है और हम आगे बढ़ते हैं लेसन 4। देखिए बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे यूनिट 2 संसद तथा कानूनों का निर्माण का लेसन 2 कानूनों की समझ। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कानून क्या होता है, और कुछ कानून आपको पता भी होंगे कि जैसे शादी की उम्र क्या होती है, हम वोट देते हैं तो उसकी उम्र क्या होती है। कई कानूनों के से आप परिचित भी होंगे। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये सब पे लागू होते हैं, और अगर सब पे लागू नहीं होते तो फिर किस पर लागू होते हैं, या फिर जो कानून सही नहीं है तो क्या हम उनके लिए लड़ सकते हैं। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, क्या कानून सब पर लागू होते हैं। इसके लिए इसमें एक उदाहरण दिया गया है। जैसे एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुना दी है। अब वो सरकारी अधिकारी है तो इसलिए वो अपने बेटे को बाहर निकालना चाहता है, मतलब कैसे भी करके पैसे देके या कैसे भी उसको बाहर निकाल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये उसने सही किया सिर्फ इसलिए कि वो एक सरकारी अधिकारी है? उसको आपको लगता है कि उसको माफ़ी मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो सीधे सीधा कानून का उल्लंघन हो गया। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए ज़रूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे
और जब सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं तो चाहे कोई अधिकारी हो या फिर कोई भी हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उसको भी वो सभी कानून मानने पड़ेंगे जो एक आम नागरिक मानता है। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों को पर समान रूप से लागू होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती है। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती है और जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको कम दी जाती है या दी ही नहीं जाती कई बार शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का ये चलन भी ख़त्म होने लगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा। इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो माना जाता है, कई लोग ये मानते हैं कि जो ये कानून व्यवस्था है ये अंग्रेज़ों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ शासन किया है और इसके मुताबिक उनके मुताबिक ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिश सरकार का विरोध करता था, आलोचना करता था, तो उसको बिना कुछ कहे, बिना कोई मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर सकते थे। नए कानून किस तरह बनते हैं ये तो आपको पता ही है। अभी हमने लास्ट लेसन में पढ़ा कि कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। तो ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आगे देखिए, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई कानून ऐसे बना दिए जाते हैं जो जनता को पसंद नहीं आते। जनता को लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है, फिर वो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। और जब वो आवाज़ उठाते हैं तो जनता आवाज़ कैसे उठा सकती है कि या तो अखबारों में या टीवी चैनल पर या आंदोलन करेगी या हड़ताल करेगी। ऐसे करके जनता अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकती है और इससे सरकार पर दबाव पड़ता है। और जब सरकार पर दबाव पड़ेगा तो वो फिर से सोचेगी कि शायद हो सकता है कि हमने कानून में कोई कमी कर दी है, इसी वजह से जनता ने ऐसा किया है। तो ऐसे जो कानून होते हैं उनको विवादास्पद कानून कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून ज़रूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले और फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचा देते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। देखिए, जैसे फुटपाथ पर कई लोग लगाते हैं, अपने ठेले लगा लेते हैं, या फेरी वाले जो होते हैं वो होते हैं, तो वो उनके लिए तो सही है कि हमारा खर्चा चल रहा है और वो सस्ते में भी देते हैं लोगों को चीज़ें। लेकिन जो चलने चलने वाले हैं और सरकार की नज़रों में तो उनका रहना ही गलत है। लेकिन जो चलने फिरने वाले लोग हैं फुटपाथों पर, उनके लिए दिक्कत होती है, तो वो भी करेंगे। और सरकार सरकार तो करेगी ही करेगी, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो बोलेंगे कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो ऐसी स्थिति में एक विवाद खड़ा हो जाता है। तो फिर लोग सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि ये कानून उन्होंने सही नहीं बनाया। और जब उन लोगों को ऐसा लगेगा तो वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। अगर अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसमें संशोधन कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रतिनिधि चुन दिया, हमने एक सांसद बना दिया तो हमारा काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के ज़रिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी
और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। देखिए, जितनी जनता एक्टिव रहेगी उतनी ही सरकार भी एक्टिव रहेगी। अगर जनता निष्क्रिय रहेगी, जनता को कोई मतलब नहीं होगा कि हमने तो एक उम्मीदवार चुन के भेज दिया, अब वो अपना काम करता रहेगा, तो फिर सरकार भी उसी तरीके से काम करेगी। वो भी सोचेंगे कि जनता को भी कुछ नहीं पता और हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो जैसा उनकी मनमानी होगी वो करेंगे। तो अभी आपको कानून की थोड़ी बहुत समझ हो गई होगी कि कानून किस तरीके से बनते हैं और कभी कभी कानून भी विवादास्पद हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जनता भी एक्टिव रहे, जनता भी काम करे, जनता भी ध्यान रखे सरकार के कार्यों पर और सरकार भी जनता पर ध्यान रखे। तो बच्चों, हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं 30 मिनट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लग रही है या कुछ इसमें जोड़ना है या कुछ कम करना है तो उसके बारे में भी बताएं और कमेंट करें। धन्यवाद।